जी स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर स्टार्ट किया था ऑन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। दो टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में और हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एंड अदर कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। Net present value or NPV is the present value of investment project's net cash flow minus the project initial's cash outflow. बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें बताता है कि एज़ कम्पेयर टू आर इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न्स कितने मिले हैं। ठीक है, वी आर बेसिकली कंपेयरिंग आर इन्वेस्टमेंट अमाउंट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज। तो फॉर्मूला इसका बन जाता है NPV इज इक्वल टू कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 1 प्लस k पावर 1। ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर कैश फ्लोज। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो किस तरह फाइंड करते हैं? इसके लिए हम आपको रिकॉल करना पड़ेगा अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक्स वाला चैप्टर, जिसके हम पहले तमाम लेक्चर्स देख चुके हैं। ठीक है, उस लास्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। अगर सिंगल कैश फ्लो है तो हमने सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर एनुइटी के फॉर्म में कैश फ्लो मिल रहा है तो एनुइटीज़ वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर डिफरेंट कैश फ्लोज हैं तो डिफरेंट कैश फ्लोज का फार्मूला यूज़ करना है, जिस तरह स्लाइड में लिखा हुआ है कि कैश फ्लो in the first year divided by 1 plus k power 1 plus cash flow in the year 2 divided by 1 plus k power 2 plus till cash flow at the end of n year divided by 1 plus k power n। अब ये k क्या है? इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में i से रिप्रेजेंट किया था। इट डजेंट मैटर। मैंने कहा था ना कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, रिटर्न रेट भी कहते हैं। तो इसके लिए हम आई एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। किसी बुक में आप देखोगे तो आर एब्रीविएशन यूज़ की होगी, कहीं पे आप देखोगे तो के यूज़ की होगी, मगर ऑल दीज मीन्स द सेम थिंग। इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ रिटर्न, सबका मतलब एक ही है। तो आई एब्रीविएशन यूज़ हो, आर एब्रीविएशन यूज़ हो या के एब्रीविएशन यूज़ हो, इसका एक ही मतलब है। ये सिंपल हमने यहाँ पे इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट की हुई है। तो NPV क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश इनफ्लोज माइनस योर कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो। ICO मीन्स इनिशियल कैश आउटफ्लो। बात समझ में आती है? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वही वाली एग्जाम्पल है हमारे पास कि बास्केट वंडर्स ने जो बिजनेस था उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसकी इन्वेस्टमेंट है 40,000। इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मिल रहा होता है। क्योंकि वो कैश फ्लो डिफरेंट था तो हमने इंडिविजुअली जो हमने टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टॉपिक में देखा था कि जी हमने डिफरेंट कैश फ्लोज को किस तरह से डिस्काउंट करते हैं, किस तरह उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमने वो यहाँ पे कर दिया। ठीक होती है बात? तो NPV विल बी 10,000 डिवाइड बाय 1.1 प्लस के। डिस्काउंट रेट आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 13%। 13% का मतलब है आई और के की वैल्यू है 0.13। 13% डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.13। ठीक है, तो हम NPV का जो फॉर्मूला है, ये जो पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर CF1 की जगह लिखा जाएगा, के की जगह जो आपको डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है वो लिखा जाएगा, और n की जगह नंबर ऑफ ईयर्स लिखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में हमें कैश फ्लो मिल रहा था, रिटर्न मिल रहा था 10,000 का, तो 10,000 एक साल के बाद मिला है तो ये डिस्काउंट होगा बाय 1 ईयर। तो 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 1.3, 1 प्लस 0.13 gives us 1.13 power 1 plus 12,000 divided by 1.13 power 2 plus 15,000 divided by 1.13 power 3 plus 10,000 divided by 1.13 power 4 plus 7,000 divided by 1.13 power 5 minus 40,000, जो कि हमारी इनिशियल कैश आउटफ्लो है। तो हमने सिंपली क्या किया, इनिशियल कैश आउटफ्लो को लेके उसका हमने नेट कैश फ्लो एडजस्ट किया है विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश इनफ्लोज। अब अगर डिफरेंट कैश इनफ्लोज थे तो हमने मेथड इस्तेमाल किया डिस्काउंटिंग का फॉर डिफरेंट कैश फ्लोज।
अगर यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो एन्युटी की फॉर्म में आ रहा होता तो हम इस इनफ्लो की, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते एन्युटी वाले फॉर्मूला से। अगर एक सिंगल कैश फ्लो होता तो हम उस सिंगल कैश फ्लो की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते उस मेथड से जिससे हम एक सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में। यहाँ तक बात समझ में आती है? कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, फार्मूलाज डाल देंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे, तो हमारे पास एनपीवी की वैल्यू आ जाती है जी $1428। अब ये माइनस साइन क्या शो करता है? ये माइनस साइन शो करता है क्या कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा थी, रिटर्न कम था। देखो जब हम वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं ना, लेट्स सपोज -4 + 1, क्या आएगा आंसर? -4 + 1, हमारे पास आंसर आएगा -3। इसका मतलब था कि नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी ना, क्योंकि -4 + 1, 4 इज़ द नेगेटिव वैल्यू, 1 इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, तो -4 + 1 आंसर आता है -3। इस आंसर में माइनस का साइन शो करता है कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा थी, पॉजिटिव वैल्यू कम थी, इसलिए हमारे पास आंसर आया -3 का। तो सिमिलरली ये जो $1428 है, इसमें माइनस साइन शो करता है कि माइनस वैल्यू बड़ी थी और पॉजिटिव वैल्यूज़ छोटी थी। तो ये माइनस वैल्यू बड़ी थी, ये क्या शो करता है? कॉस्ट ज़्यादा थी आपके रिटर्न से, कॉस्ट ज़्यादा थी आपके रिटर्न से, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके कम रिटर्न कमा रहे हो, तो इसलिए आपके पास एनपीवी आया है -1428। बात समझ में आती है? तो अब अगर हमने डिसाइड करना हो एनपीवी की बेसिस पे कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, तो क्या होगा? जाहिर बात है, अगर एनपीवी पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव एनपीवी का मतलब था कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कम थी, रिटर्न्स ज़्यादा थे, कैश आउटफ्लो कम था, कैश इनफ्लोज जो हमें वापस मिले हैं जनरेट होके वो ज़्यादा थे, तो एनपीवी पॉजिटिव आया, हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव होता है, ज़ीरो से कम होता है, इसका मतलब है हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की उससे कम रिटर्न अर्न किया, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। अगर एनपीवी एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है जितना आप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे थे उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा था, इसलिए एनपीवी ज़ीरो आ गया है। बात समझ में आती है? तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज एनपीवी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो एक्सेप्ट करते हैं, एनपीवी लेस देन ज़ीरो हो प्रोजेक्ट का तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्योंकि -1428 आया, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। बात समझ में आती है? एनपीवी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है? इसकी स्ट्रेंथ है कैश फ्लोज अज्यूम टू बी री इन्वेस्टेड एट द हर्डल रेट और डिस्काउंट रेट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या फ़ायदा है इसका कि जो हमारा कैश फ्लोज हैं दे कैन बी हम अज्यूम करें कि आर री इन्वेस्टेड, वी आर अप्लाइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसिडर ऑल कैश आउटफ्लोज। हमने एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज देखा था ना, ठीक है? इसका मतलब है हम फ्यूचर के, अनलाइक पे बैक पीरियड जिसमें हम सिर्फ पे बैक पीरियड तक के कैश फ्लोज को डिसीजन में कंसिडर कर रहे होते हैं, हम अपने डिसीजन मेकिंग में तमाम डिफरेंट कैश फ्लोज को इंक्लूड हमने कर लिया, प्रोजेक्ट के तमाम कैश फ्लोज को इंक्लूड किया इन आर डिसीजन। इसकी वीकनेस क्या है? इट डज़ नॉट इंक्लूड मैनेजरियल ऑप्शंस एम्बेडेड इन द प्रोजेक्ट। बाकी जो मैनेजरियल इश्यूज हैं वो इस प्रोजेक्ट में नहीं, लाइक इसकी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे हमने लाइक कंसिडर नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमने नहीं देखा, हमने पैटर्न ऑफ द आउटलेज नहीं देखा, ठीक है ना? तो कि कब कम रिटर्न ज़्यादा हो रहे हैं, कम रिटर्न कम मिल रहे हैं, ये हमने डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए ये इस एनपीवी मेथड की वीकनेस होती है। यहाँ तक बात समझ में आती है? फोर्थ मेथड ऑफ कैलकुलेट ऑफ असेसिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स या कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम IRR भी कहते हैं। IRR is the discount rate that equates the present value of future net cash flows from an investment project with the project's initial cash outflow. IRR वो इंटरेस्ट रेट है, वो डिस्काउंट रेट है जिस पे बिजनेस के कैश इनफ्लोज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज
इक्वल हो जाती है बिजनेस के इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ। मतलब जितना प्रोजेक्ट से रिटर्न मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट से। उस डिस्काउंट रेट को, उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी एक तरीका है प्रोजेक्ट्स को असेस करने के लिए कि इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहले हम देखते हैं कि IRR को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। IRR को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस किस्म का हमारे पास कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप एग्जांपल जो हमने ली हुई थी जिसमें 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जिससे फर्स्ट ईयर में 10,000 रिसीव होता है, सेकंड ईयर में 12,000 रिसीव होता है, फिर 15,000, फिर 10,000 एंड 7,000 डिफरेंट कैश फ्लोज हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने IRR किस तरह से कैलकुलेट करना है। इस किस्म की सिचुएशन के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड में होता है कि हम डिफरेंट हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं इंटरपोलेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम IRR का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एट सम रैंडम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, हम कोई भी रैंडम इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं जिसको हम अज्यूम करते हैं शायद ये IRR हो। तो लेट्स सपोज हमने ट्राई किया 10% पे, हमने इंटरेस्ट रेट की वैल्यू, डिस्काउंट रेट की वैल्यू ली 10% और इस इक्वेशन में पुट करके देखा कि हमारा क्या कैश फ्लो 40,000 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 पावर 1 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 पावर 2 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 पावर 3 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 पावर 4 प्लस 7,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 पावर 5 सॉल्व किया, देखा कि क्या आंसर इक्वल टू 40,000 आता है। जब ये तमाम वैल्यू सॉल्व की तो एंड पे हमारा आंसर आता है 41,444। इज इट इक्वल टू 40,000 इनिशियल कैश फ्लो की इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। ये क्यों इक्वल नहीं आया? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था इंटरेस्ट रेट वो कम था। देखो जो IRR है वो डिनोमिनेटर में है और 40,000 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ऐसी बात है। तो 40,000 का IRR के साथ रिलेशनशिप क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। IRR कम होता है तो जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन तो आपको पता है ना। ठीक है, जो चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी होती है उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। एक को कम करते हैं तो दूसरी ज़्यादा हो जाती है। अब जब हमने IRR को 10% लिया था तो हमारे पास आंसर 40,000 से ज़्यादा आ रहा था। हमने जब IRR 10% लिया तो आंसर 40,000 से ज़्यादा आ रहा था। हम चाहते हैं कि 40,000 तक आंसर आए, तो IRR को हमने क्या करना चाहिए? IRR को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। IRR इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो 41,444 का आंसर आया है, हम IRR को ज़्यादा करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम क्लोजर टू 40,000। तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक और IRR की वैल्यू खुद से अज्यूम करते हैं। अभी हमने 10% अज्यूम की थी, अब 10% से थोड़ी ज़्यादा अज्यूम करते हैं। लेट्स सपोज हमने 15% अज्यूम की। 15% अज्यूम करके फिर से इसी इक्वेशन में IRR की जगह हम 10% की जगह 15% लिख लेते हैं और 15% पे ये तमाम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अब हमारा कैश फ्लो का आंसर क्या आता है। अब हमारा कैश फ्लो का आंसर आ गया 36,841। जब हमने IRR की जगह 15% पुट किया, इक्वेशन में डाल के सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर नेट कैश इनफ्लो आ जाता है जी 36,841। अभी भी ये 40,000 के इक्वल नहीं आया, कैश आउटफ्लो के इक्वल नहीं आया, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के इक्वल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा जो हमने इंटरेस्ट रेट था वो शायद अज्यूम किया था बहुत ज़्यादा। अब इससे हमें एक बात तो पता चल गई है कि हमारे पास हमारा कैश आउटफ्लो विल बी हमारा कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 40,000 जब इंटरेस्ट रेट हो बिटवीन 10% एंड 15%। क्यों? 10% पे
हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आती है 41,400, जो 40,000 मतलब कॉस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, जब हमने 15% अज्यूम करके कैलकुलेशन की तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ रही थी 36,841, जो कि 40,000 से कम थी। तो 40,000 जो है वो लाई करता है बिटवीन 36,841 एंड 41,444। ऐसी बात है, 40,000 41 और 36 के दरमियान में आएगा ना। ठीक है, तो इस एग्जैक्टली 40,000 को लाने, आंसर लाने के लिए हमें कितना आई की वैल्यू यूज़ करनी है, हमें कितना डिस्काउंट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट यूज़ करना है, इसके लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेट करते हैं वैल्यूज़ को। अगर मैं अपने डेटा को समराइज करूं तो जब मैंने कैश फ्लो में आई अज्यूम किया 10%, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ गया 41,000। ठीक था। फिर जब मैंने 15% अज्यूम किया, मतलब 0.15 इंटरेस्ट रेट लिया, तो मेरे पास कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 36,841। ठीक है, और मैं मालूम करना चाहती हूँ 40,000 पे इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, जो IRR है, जो अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो 40,000 पे IRR आना चाहिए, जो मैंने कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज इंटरपोलेट कर सकते हैं। अब देखो, हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन द IRR है, जो इंटरेस्ट रेट है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रेजेंट वैल्यूज़, क्योंकि हमने इसी इंटरेस्ट को यूज़ किया है इन प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो जितना डिफरेंस होगा बिटवीन इंटरेस्ट रेट, उतना ही डिफरेंस होगा बिटवीन व्हाट, बिटवीन द वैल्यूज़ एज वेल। ठीक है, तो हमने अगर नाम दिया IRR और इंटरेस्ट रेट 10% के डिफरेंस को x, तो हम कह सकते हैं कि इट कॉरस्पॉन्ड, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यूज एट दीज इंटरेस्ट रेट। इसको हम इंटरपोलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल्स टू 144, जो कि डिफरेंस बिटवीन द टू कैश फ्लोज है at 10% and at IRR, divided by 46,003। 4,603 क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन द टू अज्यूम्ड कैश फ्लोज। 41,000 और 36,000 का जो डिफरेंस है वो 46,003 आ गया। इस तरीके को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक होती है बात। तो हमने x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू एट द लोअर डिस्काउंट रेट माइनस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट IRR, मतलब 41,444 माइनस 40,000 का डिफरेंस कैलकुलेट किया, वो आ गया 1,444, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द टू अज्यूम्ड कैश फ्लोज, मतलब 41,444 माइनस 36,841, आंसर आ जाता है 4,603। क्लियर होती है बात। ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी जब हम इस क्वेश्चन में आगे जाके अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा मेथड। ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x विल बी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास x आता है 0.0157। ठीक होगी बात। अब ये x क्या है, x इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन 10% एंड IRR। तो जो एक्चुअल IRR की वैल्यू है इट विल बी 10% प्लस x इक्वल्स टू 0.1157 और 11.57%। ठीक होती है बात। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जो भी बिजनेस का हर्डल रेट या डिस्काउंट रेट गिवन होगा 13% का। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का
प्रोजेक्ट का डिस्काउंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इट शुड बी लेस देन द हर्डल रेट, सॉरी ग्रेटर देन द हर्डल रेट। अगर IRR ज़्यादा है बिजनेस के डिस्काउंट रेट के साथ तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर IRR ज़्यादा है हर्डल रेट के साथ तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। IRR कम हो एज कम्पेयर टू द डिस्काउंट रेट तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस का डिस्काउंट रेट है 13%। 13%, इस 13% के कंपैरिजन में आप रिसीव कर रहे हो, जिस तरह इस 11.57% आया था प्रोजेक्ट में, तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड रिटर्न था 13%, रिक्वायर्ड रेट था 13%, आप रिसीव कर रहे हो 11.57%। तो बिजनेस के लिए अच्छा है कि बुरा है? आप कम रिसीव कर रहे हो ना, तो बिजनेस के लिए बुरा है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम वो प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे IRR रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो प्रोजेक्ट के बिजनेस के हर्डल रेट के साथ या डिस्काउंट रेट के साथ। बात समझ में आती है? IRR की कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, इट अकाउंट्स फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसिडर ऑल कैश फ्लोज एंड लेस सब्जेक्टिविटी। वीकनेसेस क्या है? इट अज्यूम ऑल कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द IRR, क्योंकि हमने एक ही IRR तमाम कैश फ्लोज के लिए लिए, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। और इसमें मल्टीपल IRRs की बेसिस पे डिफ़िकल्टी आ जाती है। मल्टीपल IRRs क्या होते हैं? बात में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज़्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। उस सिचुएशन में हमारे पास डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी आती है। मल्टीपल IRRs हमारे कोर्स में फ़िलहाल नहीं है, तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना समझ लो कि बास टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स के IRRs एक से ज़्यादा आ सकते हैं, मतलब एक वैल्यू से ज़्यादा IRRs होते हैं प्रोजेक्ट में। उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है इफ़ वी आर यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू मेक आर डिसीजंस। इफ़ वी कंपेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू इन IRR ग्राफिकली, तो हम हमारे पास ग्राफिकली भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस में हमारे पास डिफरेंट डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हैं, और हमारे पास ऑन वाई एक्सिस NPV की वैल्यूज़ हैं। तो जब डिस्काउंट रेट ज़ीरो होता है तो हमारे पास मैक्सिमम जितना हमारा कैश फ्लोज, सम ऑफ कैश फ्लोज होते हैं, उतनी NPV बन जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा ना, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो जितने कैश फ्लोज थे उतना ही उनका सम हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। फिर जितना डिस्काउंट रेट ज़्यादा होता है NPV की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है डिस्काउंट रेट का, डिस्काउंट रेट की वो वैल्यू आती है, इंटरेस्ट रेट की वो वैल्यू आती है जिस पे NPV ज़ीरो हो जाता है। उस डिस्काउंट रेट को हम फिर क्या कहते हैं? IRR कहते हैं, ठीक है। और अगर इस IRR से और भी डिक्रीज़ हो जाए डिस्काउंट रेट, तो फिर NPV जो होता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव में आ जाता है। तो IRR से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे प्रोजेक्ट्स का होता है वो अगर IRR से कम हो तो प्रोजेक्ट के लिए नुकसानदेह है। अगर हमारे प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न IRR से ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर होता है? एक और मेथड टू असेस द वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स और एक और कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। वेरी सिमिलर टू NPV, लेकिन NPV में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे हम उनको रेशो की टर्म्स में, NPV में हम न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं द रेशो बिटवीन द नेट present value of initial of cash inflows divided by initial cash outflow और initial cash investment। तो फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश फ्लोज आते हैं, कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। एग्जाम्पल में हमारे पास हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज NPV में कैलकुलेट किया था, 38,572 आ जाता है। डिवाइड करते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ,
हमारे पास आंसर आता है 0.9643। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से बड़ा होगा, 1 हो या 1 से एग्जैक्टली आंसर 1 आए, तो देखो रेशियो जब एग्जैक्टली 1 आते हैं ना, तो इसका मतलब होता है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 आ जाए, इसका मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उतना ही हमें रिटर्न मिला है। 1 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो मतलब इन्वेस्टमेंट कम थी, रिटर्न ज़्यादा थे। 1 से कम वैल्यू हो जाए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, तो इसका मतलब है रिटर्न कम थे, कॉस्ट ज़्यादा थी। रिटर्न कम थे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को एक्सेप्ट करते हैं विच आर ग्रेटर देन 1। 1 से कम हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, एग्जाम्पल में देखो, तो जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम आ रहा है, इसलिए द प्रोजेक्ट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, इट शुड बी रिजेक्टेड। यहाँ तक बात समझ में आती है? अगले लेक्चर में हम इन मेथड्स को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच।